क्या था ये घोस्ट प्लेन? हीलियस प्लेन के टेक ऑफ के बाद आखिर इस प्लेन के अंदर इतनी खामोशी क्यों हो गई थी? ग्रीस के कैपिटल एथेंस के ठीक ऊपर की फिजाई हदूद में आखिर ये प्लेन उड़ते हुए कोई रिस्पॉन्स क्यों ना दे रहा था? बेकाबू इस जहाज की हकीकत जानने के लिए फाइटर जेट्स को जब जहाज के पास भेजा गया तो उन्होंने आखिर ऐसा क्या देखा कि हैरान रह गए। जहाज के पैसेंजर्स में इतनी खामोशी क्यों थी? कहाँ थे उड़ते हुए जहाज के कैप्टन? क्यों था कॉकपिट खाली और जहाज में कोई हलचल क्यों ना थी? इस सब की हकीकत आज आप जानेंगे, जो कई राजों से पर्दा उठाने वाली है। वेलकम बैक टू अम्मार इंफॉर्मेटिव। नाजरीन, ये बात है 14 अगस्त 2005 के दिन की, जब लार्नाका एयरपोर्ट पर 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हीलियस फ्लाइट 522 में सवार हुए। उन्हें प्राग पहुंचना था, लेकिन रास्ते में उन्हें एथेंस में कुछ टाइम के लिए स्टॉप ओवर लेना था। ये समर सीजन था और अक्सर लोग इस जहाज में छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। इस फ्लाइट के कैप्टन 59 साल के एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे। साथ ही इनके फर्स्ट ऑफिसर थे, जो 52 साला एक निहायत स्किल्ड ऑफिसर थे। ये दोनों काफी बार 7 फ्लाइट्स उड़ा चुके थे। अलबत्ता फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन के सख्त रवैये के बारे में काफी लोगों से शिकायत कर रखी थी। फर्स्ट ऑफिसर को कई बार चेकलिस्ट डिसिप्लिन से बहुत मसला होता था। जहाज की बात की जाए तो ये एक 7 साल पुराना बोइंग 737-300 था। इस सुबह 14 अगस्त को इस प्लेन ने लार्नाका से टेक ऑफ किया और अब वो 10,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था। और अब कैप्टन ने कंट्रोल टावर से मजीद 34,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने के लिए परमिशन मांगी, जो कि उन्हें ग्रांट कर दी गई। जैसे ही कैप्टन जहाज को ऊपर बुलंदी पर ले जाने के लिए अभी सिर्फ 12,000 फीट तक ही लेकर गए तो जहाज में अलार्म्स बजने लगे। ये एक वार्निंग अलार्म था और ये अलार्म टेक ऑफ के किसी प्रॉब्लम की वजह से बजा करता है। लेकिन आसमान की इस बुलंदी पर जाकर आखिर ये अलार्म क्यों बज रहा था? इसी वजह से कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर परेशान हो गए। थोड़ी देर में ही कैप्टन ने अपनी एयरलाइन ऑपरेशन सेंटर से कांटेक्ट किया और उन्हें इस अलार्म के बारे में बताया और उन्हें ये भी बताया कि वेंटिलेशन कूलिंग फैन की लाइट्स भी बंद नजर आ रही हैं और उनसे ये भी मालूम किया कि जहाज के सर्किट ब्रेकर्स कहां पर मौजूद हैं। कंट्रोल पैनल पर मौजूद इंजीनियर ने बताया कि सर्किट ब्रेकर कैप्टन की सीट के पीछे मौजूद हैं और फैन की लाइट्स इस वक्त बंद ही होनी चाहिए। इन्हीं बातों के दौरान इंजीनियर को एक बात याद आ गई कि इसी जहाज की फ्लाइट से पहले इंजीनियर ने इसकी प्रेशराइज्ड जांच की थी, क्योंकि इस सिस्टम के कंट्रोल्स करीब ही थे जिनके जवाब उन्हें कैप्टन से सही से नहीं मिल रहे थे। इंजीनियर ने कैप्टन से प्रेशराइज्ड मोड के मैनुअल या ऑटो पर होने के बारे में जब सवाल किया तो कैप्टन ने इसका कोई जवाब ना दिया और दोबारा सर्किट ब्रेकर वाला सवाल दोहराया। इसी दौरान जहाज के पैसेंजर रूम में ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर चुके थे और जहाज का अब वहां के कंट्रोल टावर से राब्ता खत्म हो गया था और अब ये जहाज 34,000 फीट पर पहुंच चुका था। हीलियस ऑपरेशंस ने अब निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया कि वो फ्लाइट 522 से राब्ता करने की कोशिश करें। निकोसिया कंट्रोल ने भी जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उन्हें भी कोई जवाब ना मिला। फिर कंट्रोलर ने फ्लाइट 522 के करीब एक दूसरे जहाज से राब्ता किया और उन्हें कहा कि वो फ्लाइट 522 से राब्ता करें, लेकिन अब भी कोई राब्ता ना हो सका। अब बात करें जहाज की तो वो फ्लाइट 522 ग्रीस की फिजाई हदूद में बिना इजाजत के दाखिल हो चुकी थी। अब निकोसिया कंट्रोल टीम ने एथेंस एटीसी से भी राब्ता किया और जानना चाहा कि क्या उनका फ्लाइट 522 से कोई राब्ता हुआ है या नहीं, लेकिन फ्लाइट 522 ने एथेंस एटीसी को भी कोई जवाब ना दिया। वो लोग ये पॉसिबिलिटीज निकाल रहे थे कि हो सकता है राब्ता ना होने की वजह रेडियो ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी ने दोनों पायलट्स को होस्टेज बना लिया हो। आखिर एथेंस एटीसी ने फ्लाइट 522 को नीचे उतरने की परमिशन का सिग्नल भेजा, लेकिन अब भी इस फ्लाइट से कोई इशारा ना मिला। बार बार कांटेक्ट और सिग्नल भेजने के बाद भी कोई जवाब ना आया तो एथेंस एटीसी ने ग्रीक एयरफोर्स से कांटेक्ट किया और उन्हें इस सूरत हाल से आगाह किया, जिसके जवाब में ग्रीक एयरफोर्स ने फौरन 2 F-16 जेट्स को इस जहाज के ताकुब में भेज दिया। इस वक्त फ्लाइट 522 ऑटो पायलट पर खामोशी से उड़ रही थी। जहाज अब भी 34,000 फीट पर ही उड़ रहा था और जहाज अब होल्डिंग पैटर्न पर उड़ने लगा, यानी एयरपोर्ट के ऊपर ही गोल गोल चक्कर लगा
लगाने लगा। उसी वक्त F-16 जेट्स उस जहाज के इर्द गिर्द पहुंच चुके थे। एक F-16 के पायलट ने उस जहाज के कॉकपिट एरिया को इंटरसेप्ट किया और बताया कि कॉकपिट में मौजूद पायलट्स की सीट्स खाली हैं। जब उन्होंने मजीद आगे बढ़ते हुए पैसेंजर एरिया में देखा तो पैसेंजर्स बिल्कुल बेहरकत अपनी अपनी सीट्स पर मौजूद थे और उनके चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे। इसी दौरान F-16 के पायलट ने जहाज के कॉकपिट में एक मंजर देखा जिसमें दिख रहा था कि एक शख्स जिसने नीली शर्ट पहनी हुई थी वो आया और कैप्टन की सीट पर बैठ गया और उसने अपने हाथ सामने पैनल पर रख दिए। जेट पायलट ने हाथ से उस शख्स को इशारा दिया जिस पर उसने भी हाथ हिलाया और कुछ ही देर में जहाज का लेफ्ट इंजन बंद हो गया, जिसके बाद जहाज तेजी से लेफ्ट की तरफ झुका और जमीन की तरफ गिरने लगा। ये सुबह के 8:45 बजे का वक्त था। उसी दौरान जहाज का राइट इंजन भी फेल हो गया और जहाज मजीद नीचे की तरफ गिरने लगा। अब कुछ ही मिनटों में जहाज एथेंस की नॉर्थ वेस्ट पहाड़ियों में जमीन पर आ गिरा और जोरदार आवाज के साथ तबाह हो गया। इस हादसे के बाद अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी और उस इंजीनियर से भी सवाल जवाब किए गए जिसने इस जहाज की मेंटेनेंस का काम किया था। इंजीनियर ने बताया कि उसने प्रेशराइज्ड कंट्रोल को मैनुअल पर करके जहाज का काम किया और फिर उसे वापस मैनुअल से ऑटो पर करना भूल गया और जब जहाज 34,000 फीट पर उड़ने लगा तो मैनुअल पोजीशन की वजह से उसके अंदर हवा का दबाव कम पड़ने लगा, जिसकी वजह से पैसेंजर्स का दिमाग सिर्फ 10 मिनट तक ही काम कर सकता था। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी कहते हैं, जिसकी वजह से सोचने समझने की सलाहियत में कमी और फिर बेहोशी तारी हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान मौत की तरफ चला जाता है। उसूली तौर पर जहाज को चलाने से पहले कैप्टन को प्रेशराइज्ड कंट्रोल चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया। 12,000 फीट पर पहुंचकर जब अलार्म बजा तब भी पायलट्स इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते थे ताकि मैनुअल से ऑटो पर वापस सेट कर सकें, लेकिन उन्होंने इसका कोई खास नोटिस ना लिया। यही वो वक्त था कि कम प्रेशर की वजह से पैसेंजर समेत कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर भी बेहोश हो गए। अब सवाल यह है कि फिर वो शख्स कौन था जो कॉकपिट में कैप्टन सीट पर आकर बैठा था और ये शख्स तमाम पैसेंजर्स और कैप्टन के बेहोश होने के 2 घंटे बाद वहां कैसे जिंदा था। तहकीकात से पता चला कि वो फ्लाइट अटेंडेंट था जो कि इतना काबिल ना था कि बोइंग 737 को कंट्रोल कर सके। उसने वहां कॉकपिट से मे डे कॉल्स भी की लेकिन ट्रांसमिट करना भूल गया। इतनी देर में जहाज के इंजन्स भी फेल हो चुके थे और वो अगर जहाज लैंड भी करवा लेता तब भी पैसेंजर्स और क्रू का जिंदा बचना मुश्किल था, क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से दिमाग पूरी तरह डैमेज हो चुका होता है। जहाज से 3 इस्तेमाल शुदा सिलेंडर्स भी मिले जिससे मालूम होता है कि शायद फ्लाइट अटेंडेंट ने वो सिलेंडर यूज किए हों, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक होश में रहा हो। यह हादसा तारीख को बहुत कुछ सिखा गया, जिसमें एक्स्ट्रा एविएशन ट्रेनिंग और वार्निंग साइंस स्किल्स पर भी SOPs बनाई गई। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।